आज हम जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खलजी की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खलजी की विदेश नीति भी उसकी गृह नीति की तरह दुर्बल प्रमाणित हुई। यद्यपि उसमें उच्च कोटि का सेनापति बनने की प्रतिभा थी, परंतु महत्वाकांक्षीहीन होने के कारण या मुसलमानों का रक्त बहाने में हिचकिचाहट करने के कारण या तो उसने साम्राज्य विस्तार में प्रयत्न नहीं किया अथवा जो कुछ भी किए उनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खलजी ने उसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं अवश्य प्राप्त की थी। तो सबसे पहली है रणथंभौर पर आक्रमण। उन्होंने जो किया था वो 1290 ईस्वी में किया था। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। रणथंभौर राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग था। उस समय रणथंभौर पर राणा हमीर देव का शासन था। वह अपनी बहादुरी एवं योग्यता के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उसने राजस्थान के कई प्रसिद्ध क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर लिया था। उसकी बढ़ती हुई सैनिक शक्ति जलालुद्दीन खलजी के लिए किसी भी समय खतरा उत्पन्न कर सकती थी। अतः उसने 1290 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर की ओर कूच किया। मार्ग में उसने झाई में भयंकर लूटमार की। यहाँ स्थित हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मूर्तियों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलालुद्दीन की एक अन्य सैनिक टुकड़ी ने, जिसका नेतृत्व महमूद सरजांदार ने किया, मालवा में लूटमार की तथा अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। इसी समय शाही सेना ने रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया। राणा ने इस दुर्ग की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए थे। जब सुल्तान ने देखा कि दुर्ग को विजित करना कोई सरल कार्य नहीं है, तो उसने घेरा उठाने का निर्णय किया। उसने यह तय किया कि इस दुर्ग को विजित करने के लिए बहुत से मुसलमान सैनिकों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिसके लिए वह तैयार न था। जब मलिक अहमद जब ने सुल्तान को घेरा न उठाने का परामर्श दिया, तो सुल्तान ने उत्तर दिया, मैं ऐसे 10 दुर्गों से मुसलमान के एक बाल को बहुमूल्य समझता हूँ। परिणामस्वरूप शाही सेना को निराश होकर दिल्ली लौटना पड़ा। सुल्तान के इस कार्य से उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। नंबर 2 है मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी में। 1292 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वे तीव्रता से आगे बढ़ते हुए सुनाम तक पहुंच गए। आक्रमण की सूचना पाकर सुल्तान जलालुद्दीन तुरंत एक विशाल सेना के साथ मंगोलों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं के मध्य सिंधु नदी के तट पर एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मंगोलों की कड़ी पराजय हुई। बहुत से मंगोल युद्ध में मारे गए तथा अनेकों को बंदी बना लिया गया। अंततः मंगोलों ने जलालुद्दीन से संधि कर ली। अब्दुल्ला ने जलालुद्दीन को पिता तथा जलालुद्दीन ने अब्दुल्ला को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। संधि के बाद अनेक मंगोल अपने देश वापस चले गए। उलुग खां, जो चंगेज़ के वंश में से था, ने अपने 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली के निकट बसने का निर्णय किया। सुल्तान ने उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की। मंगोलों द्वारा स्थापित बस्तियां मुगलपुरा कहलाईं। मंगोल नव मुसलमान कहलाए। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह उलुग खां के साथ कर दिया। सुल्तान के मंगोलों के साथ इन मैत्रीपूर्ण संबंधों का परिणाम यह निकला कि मंगोलों ने सल्तनत शासनकाल में पुनः भारत पर आक्रमण न किया, किंतु सुल्तान की यह नीति भविष्य में दिल्ली सल्तनत के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। नंबर 3 है भिलसा की विजय 1292 ईस्वी। अलाउद्दीन खलजी, जो कि सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था, अपने साहस तथा योग्यता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया था। वह बहुत महत्वाकांक्षी भी था। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन से भिलसा, जो कि मालवा में स्थित था, पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी। सुल्तान ने खुशी से अपनी स्वीकृति प्रदान की। अतः अलाउद्दीन खलजी ने उज्जैन के मार्ग से भिलसा पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाही सेना को देखकर नगर निवासियों में आतंक फैल गया।
अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सुगमता से भीलसा पर आधिपत्य कर लिया। इसके पश्चात नगर में भारी लूटमार की गई तथा अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से प्रचुर मात्रा में लूट का माल प्राप्त किया। उसने सुल्तान का विश्वास एवं सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लूट की पूर्ण संपत्ति उसे अर्जित कर दी। इस कारण सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अलाउद्दीन खिलजी को न केवल आरिज ए मुमालिक की पदवी पर ही नियुक्त किया अपितु अवध की सूबेदारी भी सौंप दी। नंबर 4 है देवगिरी की विजय 1296 ईस्वी। भिलसा की विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब उसने सुल्तान बनने के स्वप्न देखने शुरू कर दिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने धन की बहुत आवश्यकता थी। भिलसा पर आक्रमण करते समय उसे यह पता चला कि देवगिरी राज्य के पास संपत्ति के अतुल्य भंडार हैं। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी की संपत्ति को लूटने का निश्चय किया। उस समय देवगिरी पर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव का शासन था। अलाउद्दीन ने सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी, पर वह फरवरी 1296 ईस्वी में अपने 8000 घुड़सवारों के साथ देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। द्रुत गति से अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ देवगिरी के सीमांत नगर एलिचपुर पहुंचा। मार्ग में उसे किसी शासक के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने यह अफवाह फैला दी थी कि वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से नाराज होकर देवगिरी के शासक के पास केवल नौकरी के उद्देश्य से जा रहा है। अतः अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचरों ने उसे यह महत्वपूर्ण सूचना दी कि देवगिरी के शासक रामचंद्र का पुत्र शंकर देव अथवा सिंहन देव एक विशाल सेना के साथ दूर दक्षिण में किसी आक्रमण पर गया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए देवगिरी पर आक्रमण करने का यह स्वर्ण अवसर था। अतः वह बिजली की भांति अकस्मात देवगिरी पर टूट पड़ा। इस सहसा आक्रमण के कारण रामचंद्र देव चकित रह गया। यह दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। रामचंद्र देव देवगिरी के दुर्ग में शरण लेने के लिए बाध्य हुआ। नगर में भारी लूटमार करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग को घेरा डाल दिया। सैनिकों, शस्त्रों एवं खाद्य सामग्री के अभाव के कारण रामचंद्र देव ने असफलता की सारी आशाएं त्याग दी। अब हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या के बारे में जानेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र रचा और जलालुद्दीन फिरोज शाह को मृत्यु के घाट उतारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवगिरी की अपूर्व सफलता एवं विपुल संपत्ति प्राप्त करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र द्वारा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बनने की योजना तैयार की। सुल्तान जलालुद्दीन को यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी के आक्रमण की रखी गई गोपनीयता पर थोड़ा दुख अवश्य हुआ, परंतु वह वहां से लूट में प्राप्त असीम संपत्ति की सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत करने ग्वालियर पहुंचा। उसे यह विश्वास था कि अलाउद्दीन खिलजी कड़ा वापस जाने से पहले उसे ग्वालियर में भेंट करने आएगा, परंतु अलाउद्दीन खिलजी सीधा कड़ा पहुंच गया। मलिक अहमद जब ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने का परामर्श दिया, क्योंकि उसे उसके इरादों पर संदेह था। किंतु सुल्तान ने उसे यह कहते हुए झिड़क दिया, मैंने उसे अलाउद्दीन को अपनी गोद में पाला पोसा है और वह मुझसे इतना ऋणी है कि चाहे मेरे पुत्र मेरे विरुद्ध चले जाएं, किंतु वह नहीं जा सकता। कड़ा पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन के प्रति अपने स्नेह और निष्ठा की घोषणा करते हुए उससे बिना अनुमति के अभियान के लिए क्षमा याचना करते हुए एक पत्र भेजा। इसमें उसने लिखा कि यदि सुल्तान उसे क्षमा कर दे तो वह देवगिरी से प्राप्त सारी संपत्ति को उसे सौंपने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई उल्मास बेग ने सुल्तान को समझाया कि यदि उसने स्वयं कड़ा जाकर अलाउद्दीन खिलजी को अपनी क्षमा से आश्वस्त नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेगा। अतः जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने दरबारियों के परामर्श की उपेक्षा करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से मिलने का निर्णय लिया और तुरंत ही कड़ा की ओर प्रस्थान किया। 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जब दोनों मानिकपुर के स्थान पर आलिंगनबद्ध हुए तो
आलिंगनबद्ध का मतलब होता है गले मिलना। तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद ने तलवार के एक ही वार से सुल्तान का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्वार्थ के लिए अपने चाचा तथा ससुर का धोखे से वध करने का जघन्य कार्य किया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के कटे हुए सर से अभी रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शीघ्रतापूर्वक शाही छत्र अपने सिर पर धारण कर स्वयं के सुल्तान होने की घोषणा कर दी। आगे हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का मूल्यांकन पढ़ेंगे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने आतंक और निरर्थक रक्तपात के स्थान पर उदारवाद को अपने प्रशासन का आदर्श बनाकर विश्व के सामने एक नई उदाहरण प्रस्तुत की। अपने राज्यारोहण से पूर्व सुल्तान ने अपनी सैन्य प्रतिभा का समुचित परिचय दिया था, परंतु सुल्तान बनने के बाद उसने निर्दोषों का रक्त बहाने की नीति त्याग दी। इसी कारण उसने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था। उसने चोरों एवं ठगों को भी ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। उसने उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास भी किया। उसने तुर्कों तथा गैर तुर्कों के मध्य चली आ रही ईर्ष्या की भावना को दूर करने का प्रयास किया। उसने विद्रोही अमीरों को क्षमा करके उन्हें ऐसा लज्जित किया कि भविष्य में उन्होंने विद्रोह करने का साहस न किया। निसंदेह सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बहुत दयालु शासक था, किंतु साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वह कठोर पग भी उठा सकता था। यह बात उसके द्वारा सिद्दी मौला के विरुद्ध की गई कड़ी कार्रवाइयों से प्रमाणित हो जाती है। इसी प्रकार जब मंगोलों ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की शक्ति को चुनौती दी तो उसने उन्हें कड़ी पराजय दी। अतः यह कहा जा सकता है कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी यह जानता था कि कब कठोर होने की आवश्यकता है और कब नहीं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल को यद्यपि प्रशासनिक उपलब्धियों के आधार पर गौरवपूर्ण नहीं माना जा सकता, अपितु खिलजी वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। कि जलालुद्दीन शासनकाल किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जलालुद्दीन ही प्रथम सुल्तान था जिसने जनमत को प्रसन्न करने तथा मुसलमानों में जो तुर्क, गैर तुर्क तथा भारतीय वर्ग थे उनमें एकता तथा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न भी किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वो ख़त्म हो गया है। तो हमने जलालुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ा कि वो कितना नेक और अच्छा और सच्चा शासक था जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रजा कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वह सभी लोगों को अच्छी शिक्षा देता था, चोरों से भी अच्छे से बात करता था, उन्हें एक सुधरने का पूरा मौका देता था कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारे, अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे और बुरे कामों को त्याग दे। और ऐसे सुल्तान का इतना दुखद अंत बहुत ही लज्जा की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा और ससुर, जो उनका ससुर भी था, उनका वध कर दिया और सिर्फ एक राजगद्दी को हथियाने के लिए उसने अपने चाचा और नेक चाचा और ससुर का वध कर दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। तो आगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो निसंदेह जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे वो बहुत ही नेक, सच्चे और ईमानदार शासक प्रमाणित हुए। भले ही उनकी जो आयु बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शासनकाल में पूर्ण सहयोग दिया और अपनी सूझबूझ तथा ईमानदारी से हर इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह एक शासक की जो छवि है वो कैसी होनी चाहिए और वो अपनी प्रजा के लिए क्या क्या कर सकता है, उसे वो सब करना चाहिए। तो निसंदेह जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे बहुत ही अच्छे शासक प्रमाणित हुए। भले ही उन्होंने जो है रक्तपात और युद्ध की नीति को त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें रक्तपात करना अच्छा नहीं लगता था। हमने जितने भी सुल्तानों के बारे में पढ़ा है
तो वो ऐसे सोच नहीं रखते थे। ज़्यादातर जो भी राजा होते थे या सुल्तान कहा जाए, तो वो सिर्फ युद्ध की नीति पर ही फोकस करते थे। वो सिर्फ युद्ध करना ही अपने जीवन का परम कर्तव्य समझते थे। परंतु जलालुद्दीन इससे विपरीत थे। हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है।